पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो फाइनली आज आपकी यूनिट 3 शुरू हो गई हो है भाई, तो बधाई हो हैं। तो यूनिट 3 का आपका पहला चैप्टर क्या है कि पर्यावरण शिक्षा में विविध उपागम। तो उसका अगर हम बात करें तो वेरियस अप्रोच इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टॉपिक इज योर्स अंतः विषयक उपागम, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब अंतः विषयक उपागम का अर्थ क्या है तो देखो ज़रा, अंतः विषयक या अंतर विषयक उपागम से अभिप्राय क्या है, क्या मतलब है इसका। तो दो या दो से अधिक अकादमिक, वैज्ञानिक या कलात्मक विषय के आपस में संबद्ध होने से है, अर्थात विभिन्न विषयों के मध्य अंतः संबंध या सह संबंध स्थापित करना। इसके तहत विस्तृत स्तर पर प्रायोगिक एवं प्रासंगिक विषयों को पाठ्यचर्या में सम्मिलित कर छात्रों को आवश्यक विषयों एवं समाज का एक साथ अधिगम कराया जाता है। अंतः विषय उपागम छात्रों को विषयों को अधिक गहराई से समझने, अन्वेषण करने आदि के लिए जिज्ञासु बनाते हैं। इसमें वे विषय का ज्ञान एकांगी रूप से नहीं करते हैं, बल्कि वे उसके व्यवहारिक पक्ष को भी समझते हैं। इसमें केवल कला वर्ग या साहित्यिक विषय नहीं होते हैं, बल्कि विज्ञान वर्ग के विषयों को भी सम्मिलित किया जाता है। अंतः विषयक उपागम से आप ऐसे मतलब समझ सकते हैं कि किन्हीं दो विषयों को आप कंबाइन करके तब बच्चों को उसका एनालिसिस करवाएं, स्टडी करवाएं। या जैसे कि मान लो क्या होता है, अगर अलग से किसी की ईवीएस की बुक नहीं चल रही है तो उसके साइंस के बुक में ईवीएस के कुछ चैप्टर्स डाल दिए जाते हैं, उसके केमिस्ट्री के बुक में डाल देते हैं। एक तरीके से क्या है कि सब्जेक्ट्स को कोरिलेट करके बच्चों को वहाँ तक समझाना, उन चीज़ों को समझाना बहुत ही सरलतापूर्वक और बहुत ही प्रॉपर एक वे में, है ना। अंतः विषयक उपागम की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला कि अंतः विषयक उपागम क्षेत्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, बच्चा इंटरेस्ट लेता है, छात्रों को चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है, छात्रों को बौद्धिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर आत्मविश्वास का भी विकास करता है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है ना। छात्रों को व्यक्तिगत एवं सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है, छात्रों को विषय क्षेत्रों और विषयों को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने में सक्षम बनाता है, छात्रों को अधिगम जीवन और काम के लिए कौशल के विकास में सहायता भी प्रदान करता है। उसके बाद में एक साथ विभिन्न विषयों के अंतः विषयक संबंध को समझने में भी सक्षम बनाता है, छात्रों को तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा देता है, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी को भी बढ़ावा देता है। अगर हम बात करें पर्यावरण शिक्षा के अंतः विषयक उपागम कैसे हैं तो देखो, पर्यावरण शिक्षा एक स्वतंत्र अनुशासन न होकर विभिन्न विज्ञानों पर आधारित है। जो आपकी इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो आप पढ़ रहे हो, ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स वी कैन से दैट इज दिस। तथा इसके पूर्ण अध्ययन के लिए एक व्यक्ति के पास विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का ज्ञान होना चाहिए। इसी कारण वश इसे एक अंतः विषयक उपागम भी कहा जाता है। इस उपागम को निम्नलिखित चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? जो आपका पर्यावरण शिक्षा है वो कहीं ना कहीं गणित से भी जुड़ा है, फिजिक्स से भी जुड़ा है, केमिस्ट्री से भी जुड़ा है, जूलॉजी से भी जुड़ा है, इकोलॉजी से भी जुड़ा है, बॉटनी से भी जुड़ा है, एग्रीकल्चर साइंस से भी जुड़ा है, मेडिकल साइंस से भी जुड़ा है, और सॉइल साइंस और हेल्थ साइंस से भी जुड़ा है। तो मतलब ये पर्यावरण शिक्षा का अंतः वैषयिक उपागम आप देख पा रहे हैं। देखो, जब आप क्या करते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप इकोलॉजी से संबंधित चीज़ें पढ़ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना, कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें जब आप पढ़ते हैं, है ना, कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तो कहीं ना कहीं आप इकोलॉजी पढ़ते हो। और इसका संबंध भी किससे है तो पर्यावरण शिक्षा से, हाँ, ये सब चीज़ें हैं। अब केमिस्ट्री में जैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो रेडिएशंस का और न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के समय या बॉम्ब बनाने के समय जो पोल्यूशन हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है। हर एक चीज़ ये जितने इसके टॉपिक हम आप देख पा रहे हैं, ये सब इसके क्या है, अंतः विषयक उपागम है पर्यावरण शिक्षा के। पर्यावरण शिक्षा एवं भौतिक विज्ञान की यदि बात की जाए तो पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत पेड़ पौधे की कार्य की यानी मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों की जड़ों द्वारा भूमि से जल व खनिज लवणों का अवशोषण तथा पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन आदि की क्रिया चूषण बल द्वारा
किस प्रकार होती है, तो इसका स्पष्टीकरण भौतिक विज्ञान करता है। इसी प्रकार पर्यावरण शिक्षा के प्रमुख क्षेत्र पर्यावरण संतुलन को समझने के लिए बल एवं ऊर्जा का अध्ययन आवश्यक है, जिसका स्पष्टीकरण में बिना भौतिक विज्ञान की सहायता से संभव नहीं है। देख रहे हैं फिजिक्स का यहाँ कहाँ यूज़ है। अब मैम इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मैथ से कैसे संबंध है, हमने कहा आइए देखिए मैथ से कैसे संबंध है कि पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरण संतुलन को समझने के लिए गणित विषय की आवश्यकता होती है। पर्यावरण के घटक एक निश्चित मात्रा में संगठित रहते हैं एवं आसपास में संतुलन बनाए रखते हैं। उनकी निश्चित मात्रा में कमी आने से असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। जीवन भर जीवों की संख्या आदि को गणित के ही द्वारा उचित ढंग से स्पष्ट किया जाता है। विश्व की जनसंख्या तथा भारत के वन क्षेत्र का प्रतिशत आदि की गणना भी गणित से ही की जाती है। यहाँ तक कि वातावरण में उपस्थित गैसों की प्रतिशत, ऊर्जा की मात्रा आदि का स्पष्टीकरण भी गणित के द्वारा ही संभव है। यानी मैथ्स के ही द्वारा तो आप बता पाते हैं कि इतने परसेंट नाइट्रोजन है, इतने परसेंट ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में। पर्यावरण शिक्षा एवं भाई मैम जो आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन है इसका केमिस्ट्री से कैसे लेना देना है, हमने कहा ये बताते हैं आपको कैसे। तो देखो पर्यावरण शिक्षा में रासायनिक तत्व, उनकी संरचना, यौगिकों की विविध रासायनिक क्रियाओं, रसायनों के प्रभाव आदि का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न भूजैव रासायनिक चक्रों जैसे आपका कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र आदि की संरचना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के कारणों एवं इनको जैव जगत पर पड़ने वाली प्रभावी तथा प्रदूषण का नियंत्रण करने के उपायों का स्पष्टीकरण रसायन विज्ञान के द्वारा ही संभव है। अतः पर्यावरण शिक्षा रसायन विज्ञान से पूर्णतः संबंधित है तथा इसकी पूरक भी है ना। अब इसका रिलेशन स्वास्थ्य विज्ञान से कैसे है, यानी कि हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ साइंस से कैसे है। तो स्वस्थ पर्यावरण में ही मानव शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। अतः शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए किन किन सावधानियों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार का भोजन आवश्यक है, प्रदूषित भोजन, प्रदूषित जल एवं प्रदूषित वायु मानव शरीर पर क्या प्रभाव डालती है, प्रदूषित वातावरण में स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जा सकती है आदि प्रश्न के उत्तर स्वास्थ्य विज्ञान के द्वारा ही ढूंढे जा सकते हैं। स्वस्थ एवं संतुलित पर्यावरण तथा प्रदूषण के विभिन्न कारणों एवं नियंत्रण के उपाय आदि की खोज पर्यावरण शिक्षा में ही की जा सकती है। अतः स्पष्ट है कि पर्यावरण शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य पर्यावरण एवं समाज के स्वास्थ्य की शिक्षा करना भी है। पर्यावरण शिक्षा एवं मृदा ज्ञान की यदि बात करें, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड सॉइल साइंस से कैसे रिलेटेड है इसका, तो देखो विभिन्न पेड़ पौधों को उगाने के लिए विभिन्न मिट्टियों जैसे आपकी लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी आदि के साथ ही मिट्टी के रासायनिक संगठन यानी कि उनके केमिकल कंपोजिशन तथा उसके पीएच आदि की जानकारी होना भी आवश्यक है। अन्यथा जानकारी के अभाव में अच्छी उपज नहीं की जा सकती। अतः स्पष्ट है कि मृदा विज्ञान एक आवश्यक शाखा है, पर्यावरण शिक्षा हेतु उपयोगी है। भाई सीधी सी बात है, पेड़ पौधे लगाओगे तो वहाँ पे चेकआउट भी तो करना पड़ेगा ना कि क्या मिट्टी में कितना नाइट्रोजन है, कैसे है, क्या चीज़ें अगर उसके जो भी चीज़ें आवश्यक हैं वही उस मिट्टी में नहीं अवेलेबल हैं तो आप कहीं ना कहीं आपकी जो पेड़ होंगे वो ग्रो कहाँ कर पाएंगे। अब इसका चिकित्सा ज्ञान से कैसे संबंध है, तो देखो कि चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाएं जैसे आपका आयुर्वेद, होम्योपैथ तथा विशेष रूप से पौधों पर निर्भर करती हैं, क्योंकि इन शाखाओं के अंतर्गत प्रकृति से प्राप्त होने वाली औषधियाँ एवं जड़ी बूटियों को मानव एवं जंतुओं के किन किन रोगों की रोकथाम के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, इसका अध्ययन पर्यावरण द्वारा ही संभव है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य, पेड़ पौधे एवं जंतु पर्यावरण के क्या है, अंग है। अब आपसे पूछा जाए पर्यावरण के अंग कौन है, तो देख लो पेड़ पौधे एवं जंतु और मनुष्य, ये सब क्या है, पर्यावरण के अंग हैं। तो जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वनस्पतियां एवं पेड़ पौधे जीवों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये ऑक्सीजन प्राणवायु कहलाती है, ठीक है। ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहते हैं, जो जीवों के रक्त को शुद्ध करती है ना, और शुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है एवं रोगों से मुक्ति दिलाती है। ये ज्ञान भी चिकित्सा विज्ञान के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा एक दूसरे से संबंधित है। पर्यावरण शिक्षा एवं कृषि विज्ञान की यदि मैं बात करूं तो कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पौधों को उनकी उपयोगिता के आधार पर प्रवर्धित करना सिखाया जाता है। प्रवर्धन विधियों की जानकारी एवं पौधों की उपयोगिता पादप संरक्षण के लिए बहुत उपयोगी है। यही बोध पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है। कृषि विज्ञान में फसलों एवं उनके उत्पादनों को प्रभावित करने वाले तत्वों, फसल सुधार की विधियों, मौसम एवं ऋतु के अनुसार खेती, कीड़ों से बचाव के उपायों आदि की जानकारी कृषि जगत के साथ
साथ पर्यावरण से भी संबंधित है। इस प्रकार पर्यावरण शिक्षा में कृषि विज्ञान भी जरूरी है। इसी प्रकार से वनस्पति विज्ञान भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि वनस्पति विज्ञान द्वारा विभिन्न पेड़ पौधों के आकृति, संरचना, क्रियाशीलता, पोषण प्रक्रिया, अनुकूलन, जैविक क्रिया, आनुवांशिकी, क्षेत्रीय वितरण एवं अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र वनस्पति अध्ययन भी पर्यावरण एवं वनस्पतियों के मध्य अंतःक्रिया होती रहती है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इन प्रभावों के अध्ययन के लिए वनस्पति विज्ञान की सहायता भी आवश्यकता पड़ती है। अतः वनस्पति विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा भी एक दूसरे से सहसंबंधित है। पर्यावरण शिक्षा एवं पारिस्थितिकी की बात की जाए तो सबसे ही ज़्यादा डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। पारिस्थितिकी विज्ञान की बात आकर जिसके अंतर्गत हम विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र जैसे आपकी खाद्य श्रृंखलाएं, फूड चेन आदि प्रकरणों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में पर्यावरण को संतुलित करने के उपायों की जानकारी प्रदान की जाती है। इस प्रकार ये पर्यावरण शिक्षा आपके पारिस्थितिकी तंत्र भी एक दूसरे से संबंधित है। यदि हम जंतु विज्ञान की बात करें तो ये भी एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है, तो देखिए कि पर्यावरण शिक्षा के जैविक घटकों में प्राणी विज्ञान तथा या आप बोलो जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान के अंतर्गत प्राणी वर्ग, उनकी विशेषताएं, शारीरिक संरचना, पोषण कार्य, प्रणाली एवं अन्य जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में भी प्राणियों के परस्पर अंतर संबंध, पर्यावरण से संबंध तथा दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार प्राणी विज्ञान पर्यावरण शिक्षा में प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करते हैं। पर्यावरण शिक्षा एवं भूगर्भ विज्ञान की यदि बात करें हम तो भूगर्भ में होने वाले परिवर्तनों का जैव मंडल पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। भूगर्भ विज्ञान जो आपका जियोलॉजी होता है, इसमें पृथ्वी की बनावट, उसकी विभिन्न परतें, भूगर्भ की आंतरिक एवं बाह्य संरचना एवं शक्तियाँ आदि का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के भूगर्भ में विभिन्न खनिजों, ऊर्जा के भंडार, चट्टानें आदि पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की शक्तियों के फलस्वरूप भूगर्भ व वायुमंडल में भू रासायनिक चक्र यानी जियोकेमिकल साइकिल चलते रहते हैं, जिनका सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। तब भूगर्भ विज्ञान व पर्यावरण शिक्षा भी आपस में सहसंबंधित है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि पर्यावरण शिक्षा स्वयं स्वतंत्र अनुशासन न होकर कई विज्ञानों के ज्ञान पर निर्भर है, जो इसके अंतःवैषयिक रूप से स्पष्ट किया जाता है। अब अंतःवैषयिक उपागम की जो सीमाएं हैं, जो लिमिटेशंस हैं, वो समझ लेते हैं कि छात्रों को किसी एक विषय का ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। भाई सीधी सी बात है। अब बच्चा क्या है कि किसी एक विषय का ज्ञान पूर्ण रूप से तो प्राप्त नहीं होता उसको। छात्रों को एक साथ विभिन्न विषयों के अध्ययन से अवधारणात्मक तथ्यों को समझने में भी समस्या होती है। कला वर्ग तथा विज्ञान वर्ग के विषयों के छात्रों द्वारा उचित रूप से ना समझ पाना, ये बहुत बड़ी एक जटिल समस्या है ना। और शिक्षक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को प्रयोग ना करने से भी विषय की जटिलता क्या होती है, बढ़ जाती है। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो देखो ये तो हो गया आपका पूरा पहला चैप्टर, और जिसके अंतर्गत हमने आपको जो पढ़ाया, तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है ये समझ लो। ये याद रखना है कि किस में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। जैसे इकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो भाई फूड चेन वगैरह का, वेब चेन, ये सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। मैथमेटिक्स में हेल्थ साइंस, सॉइल, मतलब ये जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट लिखी होगी, फिर उसमें पूछा जाएगा कि ये अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए फलाना, ऑप्शन डी डिमाका, ऑप्शन सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो एक बार आप लोग क्या करिएगा, इसको हम जब अपलोड करवा देंगे, चूँकि 1-2 दिन के समय चाहिए अपलोड करने के लिए, अभी थोड़ा सा टेक्निकल टीम बिजी है या किसी काम में, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो चीज़ें आप पढ़िएगा लाइन में आपको इंपॉर्टेंट लगे वो भी नोट कर लीजिएगा, है ना। पीडीएफ के लिए आप पीजी पॉइंट ऐप फिलहाल इंस्टॉल कर लीजिए। कल तक टेक्निकल टीम हमारी फ्री हो जाएगी तो वो फिर से काम करेगी ना, अभी बिजी है। तो पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, आपको वहाँ पर ये सारी पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगी। और बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पीजी पॉइंट से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस की लिंक वगैरह मिल जाएंगी। सुबह 10 बजे आपकी एक MCQ की क्लास चलती है इसी चैनल पर, शाम 4 बजे आपको पर्यावरण की क्लास चलती है इसी चैनल पर, शाम अभी रात्रि 9 बजे आपकी टेक्निकल की क्लास होगी, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की। वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि वो बहुत पीछे चल रहा है अभी, है ना, और उसको भी कंप्लीट करवाना है। तो आज रात्रि 9 बजे करेंगे धमाकेदार सेशन वहाँ पे भी। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, लोगों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।